बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा महंगाई के आदाद व शुमार देखें तो होशरुबा दिखाई देते हैं। रोज़ बरोज़ ये बढ़ती महंगाई जो है, हुकूमत ये समझती है कि ये मुश्किल फैसलों के बाद हम इस पे आसानी की तरफ गामजन हैं। जो अवाम पे बोझ डाला जा रहा है ये बहुत ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगा। अवाम इसकी मुतहम्मिल हो जाएगी, लेकिन वो मुतहम्मिल किस तरीके से होगी ये बुनियादी सवाल है कि जब अवाम की आमदन में इजाफा नहीं होगा, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी, तो फिर हुकूमत के पास वो नुस्खा कीमिया कौन सा है जिसके तहत अवाम को कोई सहूलत मुयस्सर आ सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि तरक्याती बजट पे भी हम खर्च कर रहे हैं, सेहत पे भी हम खर्च करेंगे, हमने गरीब और अवाम की भलाई के लिए ये बजट लेकर आए हैं। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 92 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि ये हुकूमत जो 2 माह का बजट लेकर आई है ये सिर्फ 2 माह ही चल सकेगी, उसके बाद ये घर को वापस हो लेंगे। उनका ये भी कहना था कि ये NRO 2 लेने वाले हैं, ये रफ्ता रफ्ता तमाम इदारों को तबाह भी कर देंगे और ज़िमनी इंतखाबात में अगर इन्होंने जीतना है तो इन्हें इस तरीके से धांधली करना पड़ेगी कि बड़े पैमाने पर उस धांधली को फैलाना पड़ेगा और फिर ये खुल के सामने भी आ जाएंगे और फिर हम अवाम में इनका तासुर साबित करेंगे ये आए किस लिए थे, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए आए थे। तो पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसी से बात का आगाज़ भी करते हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, कल पंजाब में भी पेश होगा, तो उसका इन्हसार चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नून लीग की ईमा पे हो सकता है, नून लीग के रवैये पे हो सकता है कि कल बजट पेश हो सकता है या नहीं हो सकता। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है, सियासी जोड़ तोड़ में तमाम जमातें मसरूफ़ हैं। चेयरमैन PTI ये कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे और भरपूर तरीके से जाएंगे और अवाम में जो मौजूदा हुकूमत का बयानिया उसको ख़त्म करेंगे और बताएंगे ये आए किस लिए थे। तो आप क्या समझते हैं कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में किस हद तक अपनी जो पावर है वो गेन कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि पहली दफ़ा कप्तान ने बड़े अहम फैसले कर लिए। एक तो वो हर हलके में उस उम्मीदवार को उतार रहे हैं जिसके मतलब उन्हें पता हो कि ये नज़रियाती तौर पर, ये वहाँ पर अवामी तौर पर और ये हर लिहाज से तगड़ा होगा कि अगर इनको मुकाबला करना पड़ता है किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, तो मेरा उम्मीदवार वो मुकाबला कर सकेगा और उसके बाद वो लोटा नहीं होगा, वो मुनहरफ नहीं होगा, वो किसी और के साथ जाकर नहीं बैठेगा। तो कप्तान ने तो ये कर लिया फैसला। एक तो अब मैं आपको आज एक बड़ी खबर ब्रेक कर दूं आपको। ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 20 हलकों में पंजाब के, मैं आज जो बात कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा। अगर ये इलेक्शन हुए तो PTI अक्सरियत हलकों में PTI जीतेगी। अगर से क्या मुराद है राना साहब? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये इलेक्शन हुए, हालात का कोई नहीं पता, तो जीतेगी। दूसरी बात, खान साहब ने सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं, खान साहब ने और भी बड़ा कुछ तैयारी कर लिया। खान साहब ने चॉइस की है, अब चॉइस नहीं कर, उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स ली कि किस तरह हम जीत सकते हैं। उसके बाद उन्होंने नंबर 1 शाहिदा खान अब्बासी, इसके मुकाबले में वो ला रहे हैं सरदार सलीम को मरी से। उसके बाद कैसर शेख को ला रहे हैं कसूर से। उसके बाद ला रहे हैं मलिक असलम बलोच, खुरम शहजाद विरा को, कंवर इमरान सईद। इन तीनों लोगों को ला रहे हैं ये शेखुपुरा से, जहाँ पे मियां जवेद लतीफ़ का इलाका है, कि इन तीनों, किसी को MNA, किसी को MP, किसी को दूसरी एडजस्ट किया जाएगा। ये फैसला हो चुका है। ये आम इंतखाबात की आप बात मैं आप ये दोनों दो बने चीज़ें बने। उसके बाद यासिर गिलानी है शादरा से। अब उसके बाद जो है उसे क्या कहा जा रहा है, ये जो चीना साहब है उसे इन्हें कहा जा रहा है कि ये आएंगे। यानी ये एक पूरा जो है चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। और जब ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं तो इस 3 चीज़ों के अंदर बिल्कुल क्लियर तौर पर ये फैसला हो चुका है कि हर सूरत में ये करें। चौधरी हसन ज़मान जो है इनको लाया जा रहा है। उसके अलावा चौधरी हसन ज़मान के अलावा जो है उन लोगों को भी लाया जा रहा है जिन लोगों के मतलब इन्हें यकीन था कि ये लोग जब आएंगे तो आकर ये अपना एक अच्छे तरीके से जीतेंगे। यानी डेरा गाजी खान की तरफ से, डेरा गाजी खान की तरफ से वहाँ से बाकायदा उस शख्स को लाया जा रहा है जो 2 पहले इनका उम्मीदवार था। उस वक्त जिस वक्त खान साहब के पास कोई वोट नहीं था, तो उस वक्त उस शख्स ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीता तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे वोट लिए। अब उनको दोबारा वहाँ पे लाया जा रहा है। अब उनको लाने के बाद खान साहब जो है, मैं ये वही एक साथ लिस्ट भी आपको बताता जा रहा हूँ। इस ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब ने एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई है। उस हिकमत अमली के तहत वकला की एक बड़ी तादाद होगी जो बाकायदा
जो बाकायदा इन लोगों को सपोर्ट करेगी, जो बाकायदा हलकों में मौजूद होगी, और जब हलकों में वो मौजूद होंगे तो उन हलकों के अंदर वो उन तमाम लोगों को रोकेंगे जो लोग धांधली कर रहे हैं। धांधली करने वाले माफिया को रोका जाएगा। वकला को पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ में अहम तरीन जगहों पर लाया जाएगा। ये फैसले हो चुके हैं और इन फैसलों की रोशनी में होगा। अब ज़िमनी इलेक्शन जो है, इसमें बहुत से लोगों का ख्याल था कि पीटीआई आपस में हो जाएगी, इसमें आपस में तकसीम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा। मतलब डेरा गाजी खान से जो इलाका वडेरा शाही इलाका है, वहाँ से मेयर सजाद चीना इनको लाया जा रहा है। वहाँ से ये फैसला हो गया, सूबाई पे लाएँ, ये कौमी पे लाएँ। अब इन ज़िमनी इलेक्शनों में, ये जो ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें इमरान खान, मैंने कल आपसे कहा था, जलसे भी करेंगे। उसके बाद कप्तान, जलसे करने के बाद कप्तान ने बाकायदा टीमें तश्कील दे दी हैं, यासर टीमें। ये टीमें जो हैं बाकायदा इन हलकों में ही रहेंगी। और मज़े वाली बात यह है कि इन हलकों में इलेक्शन डे वाले दिन अगर इमरान खान ने पंजाब के तूफ़ानी दौरे किए और किसी 10 हलकों में भी इमरान खान इलेक्शन डे पे चले गए, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ऐसा जाना पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं, वो मुमकिन कैसे हो सकता है कि खान साहब निकलें और उनके साथ काफिला ना हो, आगे कारकुनान ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन के अंदर 10 हलकों का दौरा भी किया जा सकता? सारा कुछ होगा या सर। सुबह 8 बजे से जब आप शुरू होंगे, आपने लाहौर के 4 हलके भी लेने हैं। 4 हलकों के बाद आप शेहूपुरा चले जाते हैं, शेहूपुरा से आप निकलते हैं, आप गुजरात की तरफ चले जाते हैं, गुजरात से निकलते हैं आप आपके पास, उसके बाद आप जहाज़ में, आपके पास हेलीपैड होता है, हेलीपैड में जहाज़ पे निकलते हैं, किसी और शहर में चले जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो जनूबी पंजाब को कवर करेंगे, एक साइड पर वस्ती पंजाब को एक से कवर करेंगे, सेंट्रल पंजाब को कोई और कवर करेगा। ये बाकायदा टीमें बन गई हैं। ये खान साहब जो बार बार ज़िमनी इलेक्शन का नाम ले रहे हैं कि इसमें इन्हें लग पता जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून जो सोच रही है कि उन्हें शायद कोई गैबी मदद मिल जाएगी, आप मेरे इशारे समझ रहे हैं? आप उन्हें इस ज़िमनी इलेक्शन में कोई गैबी मदद नहीं मिलेगी। ये हम आपको बड़ी खबर दे देते हैं। आज के दिन तक तो ऐसा ही है, आज के दिन तक ऐसा ही है कि उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में कोई गैबी मदद नहीं मिलेगी। खान साहब ने इस दफ़ा इनके बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने का फ़ैसला कर लिया। मैं जिस तरह मैंने कहा है कि जो है शाहिद अकान अब्बासी, इनके मुकाबले में इन्होंने सरदार सलीम को लाने का फ़ैसला किया है। और इस दफ़ा जवेद लतीफ़ के मुकाबले में भी वहाँ पे तगड़ा उम्मीदवार लाया जाएगा। 3 नाम हैं जो 2 सूबाई में, कौमी में आएंगे, जिसमें उसमें खुरम शहजाद विरक, ये सदर है बाकायदा बार का, और कंवर इमरान सईद हैं, और इसके साथ मलक असलम बलोच हैं, जो मलक असलम बलोच पहले नंबर पे इनके थे। उसके बाद यासर गिलानी शाहदरा से, जहाँ से मलक रियाज ने जो इनके खिलाफ पर्चे कटवाए हैं, मलक रियाज के वहाँ पे उनको लाया जा रहा है। इसी तरह कसूर से, जहाँ से मलक अहमद ख़ान और दूसरे लोग हैं, वहाँ से कैसर शेख को लाया जा रहा है। अब इसी तरह मैंने कहा कि वहाँ से जो इलाका है डेरा गाजी खान, मैंने आपको बता दिया, वहाँ से छीना को लाया जा रहा है, मैर जीना को उनको लाया जा रहा है। अच्छा। ये इसलिए लाया जा रहा है कि पहले इनके बड़े बुर्ज उल्टाए जाए, और उसके बाद जब बड़े बुर्जों को मुश्किल टाइम मिलेगा, टफ टाइम मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, लाहौर में एक बड़े हल्के में नून लीग के किसी एक बड़े लीडर के मुकाबले में भी आ रहे, लाहौर के एक बड़े हल्के में बड़े लीडर के मुकाबले में खुद इमरान खान साहब इलेक्शन ला रहे हैं। और ज़िमनी इलेक्शन में मैं आपको आज पेशन गोई कह रहा हूँ, गैर मुतवक्को रिजल्ट के मुताबिक, गैर मुतवक्को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया समझ रही है कि नून लीग जीत जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अपनी जो हिकमत अमली बनाई है, उसके तहत तहरीक इंसाफ लाहौर का रिज़ल्ट तब्दील कर रही है। तब्दील मीन्स लाहौर में आपकी तवक्को से हट के रिज़ल्ट मिल रहा है। खान खुद सबसे मिल रहा है, एक एक लोगों को खड़ा कर रहा है। कोई शख्स जो है वो बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है उनके अंदर बागी उम्मीदवार खड़े हैं। जिस तरह आज अच्छा राना साहब, ज़िमनी इंतखाबात से पहले कोई बड़ी गिरफ्तारी जिसकी बातें बहुत दिनों तक गर्दिश करती रही हैं, क्या अब भी ऐसी कोई हकीकत है, कोई प्लान है, किसी की सोच है, किसी की कोई सिफारिश है? आप असल खबर निकलवा लेते हैं ना, आप भी बाज नहीं आते यासर साहब। मैंने तो कहा था आगे जाके दिन करीब आ रहे हैं, मैंने कहा कि दिन करीब आ रहे हैं। हमारा प्रोग्राम आज हफ्ते का आखिरी है, मैंने कहा कि बात कर लूँ इसमें। इस हफ्ते का आखिरी है, इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि लंदन में बैठी शख्सियत, पाकिस्तान में मौजूद अहम तरीन खातून और एक वफाकी वज़ीर, इन तीनों ने वाज़े तौर पर अब एक मीटिंग में कहा है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना है
अगर 1 साल का अरसा हुकूमत में निकालना है तो फिर उसके लिए इमरान खान समेत 11 लोगों को गिरफ़्तार करना होगा। पहली गिरफ़्तारी इमरान खान की करनी होगी हर सूरत में। मैं ये जो आपको अल्फाज कह रहा हूँ, हर सूरत में इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लाना होगी। जैसे उनकी ज़मानत ख़त्म हो या कोई मामला हो, और उसके बाद नहीं भी ज़मानत ख़त्म होती, कोई और तरीका बनाया जाए कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। 7-11 और लोग हैं। जो 11 लोग हैं उनमें लाहौर से तलक रखने वाले 5 अहम तरीन रहनुमा शामिल हैं, जिनमें हमाद अज़हर भी हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का नंबर भी है मुल्तान से। उसके बाद पप्पी जो इनके मुल्तान से हैं उनका नंबर भी है। उसके बाद पिंडी से इनके कुछ लोगों के नंबर हैं। यानी 11 लोगों को उन्होंने कहा हर सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। ये ख्वाहिश है लंदन। यानी आप ये कह रहे हैं कोई NMR प्लान है? जी बिल्कुल है। और ये ख्वाहिश जो है वहाँ अच्छा, अब इसकी राह में रुकावट क्या है? अब इसकी राह में रुकावट यह है कि इत्तेहादियों में से कुछ इत्तेहादी चाहते हैं कि ऐसा ना करें। एक इत्तेहादी तो चाहता ये हो जाए, मौलाना साहब चाहते हैं हो जाए। नून लीग के अपने लोग भी तो चाहते हैं कि नहीं हो? मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग चाहते हैं नहीं होए, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ना उनकी बात अहमियत रखती है, ना उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि मैंने जो आपको 3 लोग बताए हैं उनके आगे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। मौलाना साहब भी इनकी हर सूरत में हर हाल में गिरफ़्तारी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अभी इस मूड में नहीं है कि गिरफ़्तार किया जाए। इसी तरह दीगर सियासी जमातें इस मूड में नहीं है कि गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि कल एक लंदन में ख़ताब हुआ था MKM के साबिक लीडर का, आपको पता है ना? जी। उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी और उसमें जो अल्फाज अदा किए थे, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें किसी और तरफ भी जाना शुरू 1-2 हफ्ते पहले भी हुआ था उन्हीं को। तो ये सारी चीज़ें हैं। गिरफ़्तारी के इम्कानात 90% हैं, लेकिन उस गिरफ़्तारी के बाद जो रिएक्शन होगा उसके मुतल्लिक अभी तक ये समझते हैं कि शायद 1 दिन या आधा दिन या 2 दिन प्रोटेस्ट हो और उसके बाद ख़त्म हो जाए। और इनके जहन में प्रोटेस्ट शायद हो सकता है कि ना होने के बराबर हो, चंद लोगों को गिरफ़्तारियाँ करें, डंडे मारे, आंसू गैस की शैलिंग करें, ये सारा कुछ किया जाए। और उसके लिए मैं आपको यह भी बता दूँ, 2 जेलें मुंतहिब भी कर दी गई हैं। एक जेल जो है वो कराची जनाब, उन्हें कहा जी कराची शिफ्ट करेंगे। नहीं, कराची शिफ्ट करेंगे तो क्या वो इत्तेहादी मानते हैं? देखें, जब वो गिरफ़्तार करेंगे, इत्तेहादी मानेंगे तो ये गिरफ़्तार करेंगे ना। एक है उनके जहन में कि इन्हें कराची शिफ्ट किया जाए। दूसरा उनके जहन में था लाहौर शिफ्ट किया जाए। उनका नहीं, लाहौर ना रखा जाए, इन्हें पिंडी की जेल में रखा जाए, जहाँ पर बहुत दिन बड़े मियाँ साहब ने गुजारे। उन्होंने कहा वहाँ पर रखा जाए और उनको उसी सेल में रखा जाए, उसी तरीके से रखा जाए। अगर उस तरीके से उसी सेल में रखा जाता है, फेरते पंजाबी में कहते हैं ना, फेरते मोजा ही मोजा। तो अगर नहीं रखा जाता तो फिर कोई और बात है। या सर, ये मैं आपको, आप जो पूछना चाहते थे मैंने आपको बता दिया। मुझे कहते हैं तो मैं बाकी लोगों के नाम भी ले देता हूँ। चले, उसका इंतजार कहते हैं तो मैं नाम भी ले दूंगा कि और किस किस की गिरफ्तारी जो है उसका फैसला हो चुका है। लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले मैं फिर अच्छा, कह रहा हूं, आप वो नाम लेना चाहते हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है, वो नाम नहीं लेना चाहते जो गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। मैंने आपको नाम तो दे दिया। चले मियाँ नवाज शरीफ है, राना सनाउल्ला है, मरियम साहिबा हैं। आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने पहले आपको कहा NMR कोई प्लान है। आपने उस वक्त गौर नहीं किया इस बात पे। यानी मैंने आपकी बातों से यक़्ज़ किया था। राना साहब, आगे अब मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, क्या उसमें कोई हकीकत है? अगर हकीकत है तो किस नहज तक वो मुतालबात तस्लीम हो चुके थे, या फिर वो कोई डेडलॉक बन गया जिसकी वजह से वो राब्ते ख़त्म हो गए? राब्ते ख़त्म नहीं हुए, हुकूमत से राब्ते ख़त्म हो गए हैं, किसी और तरफ से राब्ते ख़त्म नहीं हुए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ज़राए कहते हैं कि कुछ दिन पहले बनी गाला में बड़ी अहम मीटिंग हुई है, किसी की 1-to-1 मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद बहुत से हलचल मची है इस्लामाबाद के हल्कों में। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग हुई है, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई है, और ज़राए का ये कहना है कि बाकायदा से कुछ लोग मुतहर्रक हो चुके हैं इस मामले पे कि किसी न किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए दोनों इतराफ़ के कुछ मामलात को दुरुस्त किया जाए
और इलेक्शन की तरफ जा क्या सबकी तवज्जो सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की तरफ है? मुआशी इस्तेहकाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। किसकी है, चले मुझे बता दें। मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे आप बता देना, हुकूमत में से किसी एक की तवज्जो है? क्या पीटीआई की है? पीटीआई तो अपोजिशन में है, वो क्या वैसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे बताएं पीटीआई क्या कर सकती है, चले मुझे बता दें। मैं सिर्फ सवाल अपोजिशन में है, असेंबली में, देखिए यार सर वो असेंबली में है नहीं, वो बाहर बैठे हैं, वो क्या करें? क्या वो अपने घर बेच के इनको दे दें? घर बेच के तो उनको देंगे जिन पर उनको यकीन होगा। पंजाब की सूरत हाल देख लें, सिंध की देख लें। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ तमाम तर की तवज्जो सियासी इस्तेहकाम, सियासी डायलॉग्स के ऊपर है, या मुआशी तौर के ऊपर भी कोई कंसेंसस हो सकता है? जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कभी भी मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। जब आप सियासी तौर पर फैसला कर लेंगे कि आपने जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के लिए एक जद्दोजहद करनी है और आपने कोई एजिटेशन की सियासत नहीं करनी, तो नेचुरली तौर पे फिर आप मुआशियत की तरफ तवज्जो देंगे, आपके मुआशी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या ये सारा कुछ एक तरफ से हो रही है कि दोनों ही तरफ से हो रहा है। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को हराने की बातें हो रही हैं, अगर लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने की बातें हो रही हैं, अगर उनके वारंट गिरफ्तारी निकालने की बातें हो रही हैं, और अगर ये कहा जा रहा है पुलिस अफसरान को या किसी को कि आप इनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स बनाकर पेश करें, तो उसके बाद तो आप समझें कि इस्तेहकाम आना मुमकिन ही नहीं है। मैं तो आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में है, आपने पढ़ी है? जी, मैंने मुझे एक बात बताएं, हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक कवर करते रहे, क्या किसी टीवी चैनल के किसी एक एंकर ने, किसी एक रिपोर्टर ने, किसी एक कैमरामैन ने कोई एक वेपन दिखाया कि फलां मुजाहिरीन के पास ये पिस्टल है, ये गन है जिससे वो फायर कर रहा है? दिखाया? कोई एक क्लिप किसी चैनल पे था? नहीं था। तो फिर किस तरह उन्होंने कहा उनके मुसल्ला थे? अगर मुसल्ला थे तो पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? शैलिंग जितनी हुई, क्या वहाँ पर शैलिंग के मुकाबले में जो लोग थे उन्होंने कितनी तोड़ फोड़ की? एक फुटेज आई जिसमें खुद पुलिस वाले जो है इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे जाके दरख्तों को आग लगा रहे हैं, तो वो कौन थे? लाहौर में जिन लोगों ने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, सिविल कपड़ों में थे, गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, इस्लामाबाद में तोड़ रहे थे, पिंडी में तोड़ रहे थे, दूसरे शहरों में तोड़ रहे थे, वो कौन थे? या सर उसकी रिपोर्ट कौन देगा? उसकी रिपोर्ट कहाँ से आएगी? वो लोग कौन थे? तो इससे तो लग रहा है ना कि अगर कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इस्तेहकाम पैदा हो, तो लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत के एंड से ऐसा नहीं हो रहा। और जब हुकूमत के एंड से ऐसा नहीं हो रहा तो उसमें आप फिर बाहो भी समझ सकते हैं कि अच्छा आप क्या समझते हैं? खान साहब आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू कर रहे हैं कि हम एहतजाज का हक़ नहीं रखते। उनकी अभी भी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। क्या ये सियासी बयानबाजी है कि एक तरफ तवज्जो रखी जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो ऐलान होगा, और दूसरी तरफ से पोस्ट वो अपनी हिकमत अमली तरतीब दे के बैठे? देखिए हाँ साहब, अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि वो आइनी कानूनी रास्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रास्ते में रुकावटें खड़ी ना हों, वो चाहते हैं कि लोगों की बेजा गिरफ्तारियां ना हों, वो चाहते हैं कि लोगों को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, वो चाहते हैं कि मेरा पैगाम सुनने के लिए ख़वातीन, मर्द, बच्चे सारे आएँ और एक जगह पे इकट्ठे होकर हम एहतजाज कर सकें, हम अपना पैगाम दे सकें, हम अपना अल्लाह अमल जो है उसका ऐलान कर सकें। दूसरी तरफ खान साहब जो है वो अपना मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर चुके हैं। देखें बड़ा अच्छा फैसला है। बहुत से लोगों ने कहा कि खान साहब क्यों नहीं करे। खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया। देखें यासर, महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आगे जाके मज़ीद महंगा होगा। आने वाले चंद दिनों में लोगों को लग पता जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने में मिलती है। इस दौरान से पहले अगर खान साहब ये सारा कुछ कर लेते तो हुकूमत के पास ये एक जवाब होना था, जनाब हमें तो कुछ करने नहीं दिया गया, हम तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, हम तो लोगों को सहूलतें देने आए थे, हम तो गरीब आदमी की बात करने आए थे। अब टाइम मिल गया हुकूमत को, करें ये 15, 20, 25 दिन जितने हैं हुकूमत करें, गरीबों के लिए कुछ करें, आम आदमी के लिए कुछ करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें ना। नहीं करेगी तो उसके बाद खान सारे महंगाई के बाद जब निकलेगा तो फिर अच्छा, वो लोग ये लगता है कि बड़ी ईद से पहले ये लॉन्ग मार्च हो सकता है? बड़ी ईद से पहले ये लॉन्ग मार्च हो सकता है? हाँ, बड़ी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी होनी है। आप बड़ी ईद से पहले लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मुझे बड़ी ईद से पहले कुर्बानी नज़र आ रही है। कुर्बान ईद से पहले कुर्बानी नज़र आ रही है। किस सतह से? मुझे ये बड़ी कुर्बानी नज़र आ रही है, यानी वफाकी हुकूमत। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। आप 25-28 दिन का टाइम भी नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूँ आप देखिए, मेरी इतला ये हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन मेरे पास इतला यही है कि कुर्बान ईद से पहले कुर्बान होगी। नहीं, फिर तो ये होगा तो फिर तो सारा मामला ही खत्म ना, फिर तो ज़िमनी इंतखाब भी जाते रहे, फिर तो नए इंतखाबात की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए मैं वफाक की बात कर रहा हूँ, पंजाब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा।
तो आप क्या समझते हैं कि कुर्बानी अगर वफाकी सतह पे होगी तो सिर्फ इलेक्शन क्या वफाकी सतह पे ही होंगे? नहीं, वफाकी सतह पे तो नहीं होंगे, फिर सब हर तरफ होंगे। लेकिन अभी तो देखें ना, ऊँट किस करवट बैठता है, देखें तो सही। आप क्या समझ, मैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि कुर्बानी हो सकती है बड़ी सतह पे, फिर तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद बड़े मियाँ साहब की वापसी भी मुमकिन नहीं हो सकती। बड़े मियाँ साहब आ रहे नहीं, अगर हो गई कुर्बानी जो भी हो गया, बड़े मियाँ साहब आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले बड़े मियाँ साहब आ रहे हैं। मेरे पास इतला तो यह है कि बड़े मियाँ साहब ने तो ये कह दिया, भाई बहुत हो गई, इलेक्शन जब मर्जी हो मैंने फौरी पाकिस्तान आना। बहुत हो गई क्या? बहुत होगी भाई, भाई अब तो क्या वो समझते हैं कि इलाज बहुत हो गया जी, इलाज बहुत हो गया, इलाज भी बहुत हो गया। अल्लाह ने सेहत कामिला अता फरमाए, तंदुरुस्त हो गए हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके लिए उनके कानूनी जो मशीर हैं, उनके लिए जो रास्ता बनाया जाएगा। वैसे तो ये जो आपने बहुत से कवानीन पास होते देखे हैं, इसमें तो बहुत से रास्ते बन चुके हैं ना। अच्छा, मैं एक सवाल, ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद। क्या समझते हैं कि मियाँ साहब आ गए वापस, हुकूमत मौजूद है, तो क्या मियाँ साहब की वापसी के बाद वफाकी सतह पे कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखें, यानी उनकी ईमा पर, उनकी ख्वाहिश पे कोई चेहरे तब्दील हो सके? मियाँ साहब जब वापस आएंगे हो सकता है वफाकी हुकूमत ये ना हो। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर होती है, मैंने इसीलिए पहले शामिल किया कि अभी कोई तब्दीलियाँ नहीं होंगी। अच्छा, अभी वजारतों में तब्दीली मुमकिन हो सकती है। आप ये कहें कि वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएगा, फलां तब्दील, ना वज़ीर आज़म को छोड़ के मैं वज़रा की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट की बात। हाँ, कैबिनेट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मियाँ, क्योंकि अभी पूरी कैबिनेट अगर आप देखें तो मियाँ साहब के चाहने वालों की तादाद कम है, छोटे मियाँ साहब के चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है। अगर आप गौर करें ना कैबिनेट के, गौर क्या करना है, जब वज़ीर आज़म वो है तो उनके चाहने वाले ही साथ में होंगे। तो ये बस ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मियाँ साहब आ रहे हैं, और मियाँ साहब इसलिए भी आ रहे हैं कि उन्हें कहा गया है कि मियाँ साहब इमरान खान के अवामी जलसों का मुकाबला आप या मरियम, इसके अलावा कोई मुस्लिम लीग नून से नहीं कर सकता। तो मरियम साहिबा होंगी। और मियाँ साहब के आने का प्लस पॉइंट क्या देख रहे हैं फिर मुस्लिम लीग नून के लिए, और मनफी पहलू पीपल्स पार्टी के लिए? हाँ, एक तो ज़हन में रखिएगा, मियाँ साहब के आने से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में प्यार मोहब्बत की दीवारें कम हो, जो प्यार मोहब्बत की जो चल रही है ना बातें, पिंगे जो चल रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नंबर एक। नंबर दो, मियाँ साहब अवामी क्राउड ज़रूर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बदबख्ती या बदकिस्मती आप ये कह लें कि मियाँ साहब उस वक्त में आ रहे हैं जब उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके भतीजे वज़ीर आला हैं, उनके पार्टी के लोग अहम तरीन ओहदों पे बैठे हैं और महंगाई अरूज पे पहुँच चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ, वो 7 चीज़ें जो किचन की होती हैं, आइटम्स होती हैं जिससे घर का चूल्हा जलता है, वो कभी भी महंगी नहीं हुई थी। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि छोटे मियाँ साहब का वक्त है और बड़े मियाँ साहब इस मामले पे कहते थे कि ये 7 चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए, आटा, चीनी, घी, मिर्च, सब्जियां, दालें। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये महंगाई की आखिरी हदों को छू रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद होगी। मियाँ साहब यहाँ पे आकर करिश्माती तौर पे ये तो कर सकते हैं कि वो एक बड़े जलसे कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी को मज़ीद तकसीम होने से बचा सकते हैं, वो अपने कुछ ख़ास लोगों को अहम जगहों पर रख सकते हैं। लेकिन अब आप कहें कि उनके आने से अवाम को कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी, उनके आने से अवाम को ये नज़र आएगा कि वही दोबारा दौर वापस आ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है यासर, 1% भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा मियाँ साहब सिर्फ एक प्रेशर, मियाँ साहब सिर्फ एक नाम और एक क्राउड इकट्ठा करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर अब हालात, यानी आप ये समझते हैं कि बड़े जलसे हो सकते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, किसी दूसरे को जो पॉलिटिकल उसका एज है उसको ख़त्म किया जा सकता है, बसूरत दीगर जो इंतखाबात हैं उसके नताइज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकते। इसी इशू पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता साल से लेके अब तक जो रवां साल है उसको देखा जाए और बजट के बाद फिर बकिया साल अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसने बूम पकड़ा था और रफ्ता रफ्ता वो फिर से तनाज़ुली का शिकार होती दिखाई दे रही है। वजह क्या है?
रेत का महंगा हो जाना, बजरी का महंगा हो जाना, सीमेंट का महंगा हो जाना, लागत का महंगा हो जाना, सरिये का महंगा हो जाना, ये रफ्ता रफ्ता जो चीज़ें महंगी हुई हैं, वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से इस पे पैसा लगा रहे थे इस इंडस्ट्री पे, वो भी अब रुक चुके हैं। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। एक आम शहरी जो अपना नया घर बनाने का ख्वाब रखता था और कुछ पैसे जोड़ रखे थे, वो भी अब हिचकिचाहट का शिकार है और तजब्जुब का शिकार है कि इतने पैसों में घर बनाए तो बनाए कैसे, चार दीवारी तो खड़ी कर लेगा लेकिन अपनी छत नहीं डाल सकेगा। ये बुनियादी मसाइल हैं जो एक आम पाकिस्तानी के भी हैं और एक इन्वेस्टर्स के भी हैं। तो इस इंडस्ट्री को सहारा किस तरीके से दिया जा सकता है, और अगर यही सूरत हाल रही, अगर महंगाई इसी तर्ज की रही, तो फिर आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री पे बोझ कितना पड़ेगा, इसकी ज़बूहाली जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब ने। खान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। खान साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें, रफ्ता रफ्ता जिस तरह महंगाई बढ़ी ही है और घर बनाने की लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 गुना कीमत में इजाफा हुआ, तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स और आम शहरी वो किस तरीके से फंसे हैं और उनका मुस्तकबिल क्या है? थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि प्राइसेस जो हैं तकरीबन, अगर मैं ये कहूँगा कि पिछले 1 साल में कोई 80% हमारे कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल की लागत बढ़ गई, और इन 2 महीनों में तकरीबन 25%, तो तकरीबन आप समझ लें कि 100% से ज़्यादा 1 या सवा साल में इसकी लागत ज़्यादा हो गई है। अब जैसे आपने कहा ना कि हमारे दो सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक PSDP गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स थे, डेफिनेटली उनको अभी रिविज़िट करना पड़ेगा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट प्लान, और जो इन्होंने हालिया टैक्सेस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी पे लगाए हैं, उससे भी हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना, क्योंकि उसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रही थी, तो काफ़ी क्या कहते हैं सेटबैक आएगा। जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक है कि वो अपने घर बनाने का, आमदनी तो उनकी कोई बड़ी नहीं है, लागत उसका 100% बढ़ गया, तो जिसने भी 5 मरले पे घर बनाना है, या तो अपना प्रोग्राम चेंज करके 2.5 मरले का प्लानिंग करें, या फिर वो जो 2 साल का प्लान तो 4 या 5 साल पे लेके जाएगा अपने घर कंप्लीट करने के लिए। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर का ताल्लुक है, मैं तो हैरान हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन दूसरा सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। 12% हमारा GDP का शेयर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मगर इस बजट में हमसे उन्होंने को पूछा ही नहीं है, और उन्होंने बजाय टैक्स क्या कहते हैं बेस बढ़ाने का, उन्होंने जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उन पर टैक्स ज़्यादा कर दिया और डिफरेंट टैक्सेस और लगा दिए। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा शगुन है, और वैसे भी हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है नहीं। ये 5 साल की गवर्नमेंट थी, 5 साल की उन्होंने एक इंसेंटिव दिए थे जिसके बेस के ऊपर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की। अब ये 1.5 साल मजीद रह गया, साल रह गया, उन्होंने एक नए टैक्सेस नए अपने टैरिफ लिस्ट पे लगा दिए। तो मैं समझता हूँ कि पहले यहाँ से भाग गया था मिडिल ईस्ट। कितने लोग वाबस्ता है और इससे कितना % सरकारी काम ऐसा है जो मुतासिर होगा? सड़कों की तामीर से लेकर सरकारी अस्पताल बनाते थे, आप स्कूल बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, कितनी मुतासर हो जाएंगी, और ये काम रुकने से कितना बड़ा नुकसान हुकूमत का और कितना नुकसान आप लोगों का होगा? कितने ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे? ऐसा है कि हमारा तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो हमने सरकारी काम बुक कर चुके थे उसके ऊपर हमारा काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू चल रही थी, और बीच में फिर रिजीम चेंज आ गया, तो हमारी बात तो फ़िलहाल वहीं की वहीं रह गई है। अगर वो जो कंपनसेशन एक्सकेलेशन का नहीं मिला तो हमारे कोई 20-25 हज़ार कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ C4, C5, 6 लेवल की जो छोटी कंपनियाँ हैं, ये तो सारे तकरीबन बैंकरप्ट हो जाएंगी। और उससे जो अभी मैं सिर्फ आपको 2 सूबों का बताता हूँ। एक फेडरल अभी बजट आया 800 अरब का डेवलपमेंट बजट, और पंजाब का सुन रहा है कि 600 या 650 या 600 ही समझ ले, तो तकरीबन ये 600 अरब रुपए। तो इसका मतलब है 1400 अरब इन सिर्फ मरकज़ का और सूबे का बजट है। तो काम तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी इस वक्त बैंकरप्सी पे है, तो ये काम मुझे नहीं पता किससे करवाएंगे, चाइनीज से करवाएंगे या कि यूरोप से कंपनियां लेके आएंगे। अच्छा पाकिस्तानी कंपनी तो फिलहाल आपको शायद याद हो कि ना हो, गुज़श्ता बरस भी मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म के जो घर फराहम किए जा रहे थे, वज़ीर आज़म ने जो घर फराहम करने थे आसान इक़्तिसाद पे, उसके बारे में आपने कहा था कि हमारी जो डील हुई थी इनके साथ
वो किसी और पैसे पे हुई थी और महंगाई की वजह से हमारे लिए ये घर बनाना मुश्किल हो चुका है। अब एक सूरत हाल तो वो थी कि जब इंडस्ट्री बूम पे जा रही थी, अब एक सूरत हाल का आप अब तज़किरा कर रहे हैं। तो हर साल में आपके मुआहदे और उसकी लागत में कितना फर्क पड़ता है और वो फर्क कहां से पूरा होता है? मुनीब साहब, ऐसा है ना कि जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि पिछले जब हमारा उस प्रीवियस गवर्नमेंट में 80% हमारी लागत पड़ चुकी थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो उस पर प्लानिंग कमीशन ने एक ब्रॉड बेस कमेटी बनाई थी जो एसेस कर रही थी कि भाई एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, और गवर्नमेंट ने कोई फैसला करना था गवर्नमेंट लेवल पे कि हमने इसको कैसे कंपनसेट करना है। अब इस जो नया रिजीम आया इसमें सिर्फ 2 महीने में 25% महंगाई आई, तो ओवरऑल 100% महंगाई आ गई। इस इशू को जब तक के सॉल्व नहीं किया जाता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने चलना ही नहीं है। अभी हमारा आलिया हमने तकरीबन सारे पाकिस्तान से अपने डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स बुलाए हुए थे, हंगामी इजलास किया था जिसमें हमने ये लाएमल बनाया था अगर हमारा गवर्नमेंट ये चीज़ें हमारे जो इशू इसको सॉल्व नहीं करी तो हम क्या करें। तो मुत्तफ़िका फैसला ये हुआ कि जुलाई तक हम टाइम दे रहे हैं, जुलाई के बाद हम मुल्कगीर हड़ताल करेंगे कंस्ट्रक्शन का, और हड़ताल इसलिए करेंगे कि हम इस काबिल ही नहीं हुए काम करने का। तो मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट का जो 1600 अरब है या 2000 अरब का ओवरऑल पाकिस्तान में जो बजट होगा इसको करेगा कौन, जब हम सारे इसको करने के काबिल ही नहीं होंगे। और जब हम करने के काबिल नहीं होंगे या आधी से ज़्यादा कंपनियां बंद हो जाए तो काम कैसे करवाएंगे। और पहले हमारे पास कैपेसिटी बड़ी कम थी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, और वो कैपेसिटी मजीद और ख़राब हो जाएगी जो हमारे महंगाई की वजह से। कितने ऐसे मंसूबे हुकूमती हैं जिनके ठेके आपको मिल चुके थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुके थे, अगर जुलाई तक आपके मामला हल नहीं होते तो चारों सूबों में कितने ऐसे मंसूबे थे जो बंद हो जाएंगे? मैं जो आपको अगर बड़े कुछ काम छोड़ के जिसके कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो कुछ न कुछ फिर भी गुंजाइश है महंगाई की, जो छोटे काम है मैं लगभग अगर बड़ा रफ आपको आइडिया दो तो 1000 अरब से ऊपर के काम होंगे 1000 करना नामुमकिन है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अरब रुपए, जी बिल्कुल, तकरीबन इतना ही है। तो कमाल नासिर खान साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल है, आप क्या समझते हैं आज से 6 माह पहले लागत क्या थी और अब पर स्क्वायर फीट लागत में किस हद तक इजाफा हुआ? अगर मैं पिछले साल 80% का कहता हूं तो अगर हम 6 महीने पहले जाते तो समझ लो उस 80 में कोई 40 या 30% की महंगाई वो आ गई, 20% नहीं आ गई, तो 50% फर्क आ गया। तो अगर हम एक बड़ा कंजर्वेटिव एक नॉर्मल घर बनाते हैं 2-2.5 हज़ार, जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ 2,000-2.5 हज़ार, तो वो 4,000, 4,500, 4,500 से कम पे मुश्किल लगता नहीं कि वो कंप्लीट कर सकेगा पर स्क्वायर फीट। जो मैं लग्जरी या सुपर लग्जरी उसकी बात नहीं कर रहा। तो अगर नहीं तो फिर भाई क्या इतना बड़ा 1000 अरब जो है उसका नुकसान हो जाएगा, या 1000 अरब के काम जो है रुक जाएंगे? नहीं, 1000 अरब के प्रोजेक्ट 1000 अरब के तो मिनिमम काम रुकेंगे, मिनिमम। तो उसके बाद क्या होगा अगर ये रुक जाते हैं? तो इससे तो आपको तो नुकसान हुआ, हुकूमत को भी नुकसान होगा, उसकी सियासी साख भी खराब होगी। नुकसान तो टैक्स पेयर का है क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ये इसके एसेट के मालिक तो असल में अवाम है, क्योंकि टैक्स वो देते हैं और ये अस्पताल, स्कूल, बिल्डिंग्स, रोड्स, फार्म टू मार्केट रोड्स, ये जितनी भी प्रोजेक्ट्स है ये बेसिकली अवाम का पैसा अवाम पे ही लग रहा होता है। तो एंड ऑफ द डे जो इसका सबसे बड़ा नुकसान फैसला ना करने का या फैसला वक्त पे ना करने का जो असल नुकसान है वो अवाम नहीं उठाना है, टैक्स पेयर नहीं उठाना है। तो कमाल नासिर खान साहब, क्या हुकूमत के किसी डेलीगेशन के साथ कोई मुलाकात हुई, किसी टेबल टॉक के ऊपर कोई मुज़ाकरात हुए, या बिना पूछे ये इम्पोज कर दिया गया? सर आपको बड़ी हैरत होगी, मैंने बताया कि हमारा ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर, और हमसे अलाइड 40 इंडस्ट्री और भी हैं जो हमारे सर पे चलती हैं, यानी कंस्ट्रक्शन चलता है तो वो इंडस्ट्री चलती है। हमें किसी ने बजट प्रपोजल पे किसी ने नहीं बुलाया, और हमें हैरत हो रही है कि भाई ये बजट बनाया किसने, ये क्या ये ब्यूरोक्रेसी ने बजट बनाया या पॉलिटिशियंस ने बनाया, हमें तो ये भी पता नहीं है। तो हमें किसी ने ना बुलाने की जहमत की, ना हमसे कोई कंसल्टेशन किया कि भाई कि आपके मुश्किलात क्या है। और डेफिनेटली जब इन्होंने बजट बनाया इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी इसके लिए मुख्तस किए होंगे। जब तक कि पुराने प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी पाइपलाइन में उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे प्रोजेक्ट्स उस कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो
मैं बेशुमार ऐसे कंपनी पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पे होगा, पुराने का खसारा कौन पूरा करेगा। इसलिए टेबल टॉक होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो रोजगार फराहम करती है उसके मसाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए। बसूरत दीगर कम से कम जो है वो 1000 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर कमाल नासिर खान साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, नई हुकूमत आने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना है। वो इस नई हुकूमत से खफा भी दिखाई देते हैं कि नई हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट कर दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक डालने का, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत उनको दे चुकी थी। दूसरी तरफ अगर वो बाहर से इनकम भेजते हैं तो उसके ऊपर भी अब टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में अगर वो ज़मीन की खरीदारी करते हैं तो पहले 2% टैक्स था, 5% टैक्स लगेगा। तो इससे उनकी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है, वो पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालिबात क्या करते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी समाजी रहनुमा कोर कमेटी मेंबर सोचो पाकिस्तान इरफान अफसर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। इरफान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत आई, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ के अंदर हमारे भी बहुत से रूट्स हैं, 30 साल हमने भी हुकूमत की है, बहुत से ताल्लुकात हैं हमारे, बहुत से लोग हमारे ओवरसीज़ के अंदर जो हैं वो हमारे सियासी निज़ाम को चलाते हैं। लेकिन ये जो 13 जमातों का मजमुआ है बरसर इक़्तिदार आया, आप इनसे खफा किस बात पे हैं, इनसे मुतालिबात आपके क्या हैं? आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर कौन सी ऐसी कदगन लगा चुके हैं जिस पे एतराज़ आपको है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बड़े क्रिटिकल टॉपिक पे ऑन बोर्ड लेने का। आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक पहलू आता है कि जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान बड़ा अपनी जो है वो फैसलों से होता है, अपनी उम्र से नहीं होता या अपने तजर्बे से नहीं होता, वो अपने फैसलों से होता है। अब भले हुकूमत ने बेतहाशा दावे किए होंगे ओवरसीज के बारे में कि भाई उनके भी रूट्स हैं, लेकिन जब फैसला साजी का वक्त आया तो उन्होंने उस वक्त उनके साथ कैसा सलूक किया? वही सलूक किया जो एक सोतेलापन दिखाया उन्होंने कि भाई हमें किसी भी जगह पे उन्होंने ओन नहीं किया। देखें, जहां तक हुकूमत की तरजीहात का ताल्लुक है, बजट आपके सामने है। हुकूमत की तरजीहात में ओवरसीज के वोटिंग राइट्स आपके सामने है। जहां तक इवन दो चले ओवरसीज किया, पाकिस्तान के अंदर जो गरीबों के साथ किया गया है, अभी इससे पहले मैं जो हमारे दोस्त तशरीफ फरमा थे जो पूरा बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना बड़ा फॉल आएगा। तो कहने का मकसद यही है कि हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी पे चलती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज एक ज़माने में ना सिर्फ अपने जो ब्रेड अर्नर होते थे, जो ओवरसीज बाहर बैठ के अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका एतमाद बहाल हुआ। जो पिछली हुकूमत में, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में, उन्होंने उसका एतमाद बहाल किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे बल्कि साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ रही थी। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 1000 अरब से भी ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि मैं खुद बजाते खुद जानता हूँ, बीइंग पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मेंबर और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का जो मेंबर हूँ मैं खुद जानता हूँ कि कितने लोगों ने अपने हाथ रोक लिए हैं, क्योंकि उनको हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे सवाली निशान हैं। इरफान साहब, आपने कहा लोगों ने हाथ रोक लिए, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की मौशियत के लिए वो बड़ा बेहतरीन होता है। अगर यही हालात रहे तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह होंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो किस तरीके से मुतमिन हो सकते हैं, वो किस तरीके से इस पर राजी हो सकते हैं? राणा साहब देखें, सबसे जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में ही बात की कि हुकूमत अगर फैसला साजी में उनको शामिल रखे, उनको ओन करे और साथ ही साथ कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर एतमाद बहाल हो, इसी सूरत में ये सारी चीजें मुमकिन है। लेकिन जो फैसले किए गए, मैं कहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस तरीके से इन्होंने सलूक किया है जैसे कि पता नहीं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या वो पाकिस्तानी है ही नहीं, या फिर अगर उनके पैसों से जो अब देखें ना, अंदाजा लगाएं कि जो IMF से जो मुराद आई हैं
वो कितने फीसद आई हैं, यानी कि उसका परसेंटेज क्या है अगर आप कंपेयर करें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कितने पैसे भेजे हैं। और उसके साथ साथ ये मत भूलें कि मुझे 25 साल हो गए इमारात में। जब जलजला आया हमने लोगों को देखा जौक दर जौक, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था, किस तरीके से लोग जमा हुए और पाकिस्तान के साथ और हर किस्म की जो है उन्होंने सर्विसेज अपनी देने के लिए कोशा हुए। उसके बाद उससे पहले जब जलजला आया, सैलाब आया, उसके बाद तो लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान को हर फोरम पे और हर तरीके से सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि ये वो वक्त है टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि मुझे बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि हमारी ये वाली जो हुकूमत आई है ये उजलत में है, ये बहुत जल्दी में है, ये बहुत जल्दी में लूट खसूट करना चाहती है, बहुत जल्दी में ऐसे फैसले करना चाहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा ये गेन कर सकें, ताकि यानी कि इट लुक्स लाइक इरफान साहब, ये हुकूमत पुरानी हुकूमत के बारे में ये राय रखती है कि उन्होंने उजलत में फैसले किए थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया, हम उजलत में फैसले नहीं कर रहेंगे, मुकम्मल मैकेनिज्म बनाएंगे और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करेंगे, तभी अगर ये कामयाब रहा तो इसे परसू कर लेंगे, आगे फिर ले जाएंगे। चलें, अगर ये बात ऐसी ही थी तो फिर ईवीएम क्यों हटाई? वो भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वो ला रहे हैं। अच्छा चलें, देखें होता क्या है, हम जिन मुमालिक में हम रहते हैं वहां पर हमने इन मुल्कों को तरक्की करते हुए देखा है। पाकिस्तान में और इमारात के और दीगर मुमालिक के कानून के अंदर और आइन में सिर्फ 19-20 का फर्क है। सारा मेन इशू ही इम्प्लीमेंटेशन का है। ये हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कानून की, इधर इम्प्लीमेंटेशन होती है। आप आए, आप देखें एक निज़ाम चल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान वो वफात पाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, हर चीज उसी तरीके से चलती रही, कोई सिलसिला ही नहीं था ऐसा। मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है कि जब तक आप अपने इदारे मजबूत नहीं करेंगे, चाहे वो आपका इलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो आपका जुडिशनरी हो, चाहे वो आपके इंसाफ देने के हो, उसके साथ इरफान साहब, कितने पाकिस्तानी आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी तकरीबन वहीं पे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो कितने परसेंट ऐसे आपको बिजनेसमैन पाकिस्तानी मिले जो ये फैसला कर चुके हैं कि वो पैसा पाकिस्तान उस तरह नहीं भेजेंगे जैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे? बिल्कुल आपने सही फरमाया राना साहब, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी पूरे पाकिस्तानीज की यूएई में रहते हैं, जो कि 1.6 मिलियन है। और क्योंकि मेरा बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक है और मैं उनके अंदर मैं बैठता हूँ, सोशल सेंटर्स से भी मुझे अच्छी तरह उनके फिगर्स का अंदाजा है। लगभग 95% लोग जो है वो बिल्कुल अपना एतमाद हुकूमत पे खो बैठे। सही, 95% पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो हुकूमत पे एतमाद खो बैठे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और वो ये कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया गया है। अगर मुल्क की बेहतरी के फैसले करने हैं तो फिर हमें भी एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।